से हमारे खास चुनावी शो गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। सबसे पहले बात पांचवें चरण की। पांचवें चरण को लेकर घमासान अब खत्म हो गया है, जिसके तहत आज उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ है। लेकिन जहां पर एक तरफ पांचवें फेज का घमासान खत्म हुआ है, तो वहीं छठे फेज को लेकर प्रचार ज्यादा तेज हो गया है। छठे फेज को लेकर 3 मार्च के दिन वोटिंग होनी है, जिसको देखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से प्रचार प्रसार ज्यादा परवान चढ़ा हुआ है। लेकिन आगे दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान ज्यादा धारदार होती चली जा रही है। लेकिन उसके पहले देखिए आप कि क्या कहता है छठे चरण को लेकर सियासी लेखा जोखा। यूपी में छठे चरण यानी पूर्वांचल में मतदान के लिए घमासान शुरू हो गया है। 3 मार्च को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। सियासी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। मार्च में जिन 10 जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें देवरिया की 7 सीटें, गोरखपुर की 9 सीटें, बस्ती की 5, सिद्धार्थ नगर की 5, संत कबीर नगर की 3 सीटें, बलरामपुर की 4, बलिया की 7, कुशीनगर की 7, महाराजगंज की 5 सीटें और अंबेडकर नगर की 5 सीटें शामिल हैं। छठे चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 10 जिलों के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में जनता को लुभाने के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। छठे चरण में सीएम योगी की भी गोरखपुर सदर सीट से अग्नि परीक्षा होनी है। साथ ही विपक्ष की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मैदान में हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की आधी सीटों पर घमासान होना है। इसके लिए कुल 670 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों में शपथ पत्र की बात करें तो एडीआर के मुताबिक प्रत्याशियों में अगर पार्टियों की बात करें तो एसपी के 48 में से 40 प्रत्याशियों पर केस दर्ज, कांग्रेस के 52 में से 23 प्रत्याशियों पर केस, बीएसपी के 57 में से 22 प्रत्याशियों पर केस और वहीं बीजेपी के 52 में से 23 प्रत्याशियों पर केस दर्ज है। यूपी विधानसभा के चुनाव में धनबली उम्मीदवारों का भी बोलबाला है। सभी दलों में ज्यादा प्रत्याशी करोड़पति हैं। छठे चरण में ताल ठोक रहे 670 उम्मीदवारों में 253 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिनमें बीजेपी के 52 में से 42 करोड़पति हैं, एसपी के 48 में से 45 करोड़पति, बीएसपी के 57 में से 44, कांग्रेस के 56 प्रत्याशियों में से 26 करोड़पति हैं। इस छठे चरण में 57 सीटों पर अलग अलग दलों के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अब 3 मार्च को जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी, जिसका 10 मार्च को फैसला भी आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात छठे चरण की। छठे चरण को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। 57 सीटों के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज देवरिया पहुंचे। देवरिया पहुंचकर पीएम मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी और विकास का विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज गोरखपुर और देवरिया जाकर प्रचार किया, लोगों से मुलाकातें की, जनसभा को संबोधित किया। तो वही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले भी बोले। सुनिए। यूपी में अब सिर्फ 2 चरण का मतदान बचा है। सियासी दलों ने अब अपनी ताकत आखिरी 2 चरण की ओर बढ़ा दी है। 5वें चरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देवरिया में एक बड़ी जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एसपी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार यूपी में चुनाव घोर परिवारवादी बनाम घोर राष्ट्रवादियों के बीच है। विपक्ष पर बरसते हुए पीएम ने ये भी कहा कि परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे और उनके चारों ओर घूमता रहे, लेकिन बीजेपी ने हमेशा गरीबों की परवाह की है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है, उसे
ये गौर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इन परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया वो मेरे गरीब भाई बहन उसे कभी भूल नहीं सकते। पीएम मोदी ने एसपी और कांग्रेस पर वार करते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल में विपक्ष ने गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। साथ ही विपक्ष पर अवैध कब्जे को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। लेकिन संकट के इस समय में परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाय आपको डराना, चिंता में रखना, संकट और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहे। गरीब को इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। साथियों, परिवारवादियों के राज में इस क्षेत्र में अवैध कब्जों की भी बाढ़ आ गई थी। हमारी सरकार पानी की बाढ़ और अवैध कब्जे की बाढ़ दोनों को रोकने का काम कर रही है। भाजपा सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है कि कोई अपराधी किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। वहीं सीएम योगी ने भी गोरखपुर और देवरिया में जनसभा की। समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से ही लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। भागने की फिराक में जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में। लेकिन सर्वाधिक खाद्यान्न घोटाला अगर 2017 के पहले आप देखेंगे तो देवरिया, कुशीनगर, बलिया ये जनपद थे जिनमें सर्वाधिक खाद्यान्न घोटाला हुआ करता था। आज तो आपको कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है तो राशन का डबल डोज भी मिल रहा होगा ना। छठे चरण का घमासान जारी है जो 1 मार्च की शाम तक चलेगा। उसके बाद 3 मार्च को पूर्वांचल की जनता सुबह 7 बजे से उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल पूर्वांचल के रण में कूदे सभी सियासी दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बलिया पहुंचे और वहां पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने फाजिल नगर पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में प्रचार किया है और लोगों से अपील की है उनको वोट देकर जिताने की। महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 मार्च को अगर बात की जाए या इसके पहले अगर 3 मार्च की बात की जाए तो छठे चरण में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और शायद यही वजह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। छठे चरण की घमासान में पूर्वांचल की आधी सीटों पर मतदान होने हैं। यूपी के सियासी दिग्गजों ने अपने तरकश से बयानों की वार कर रहे हैं। वहीं बलिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माफिया पर हो रही कार्रवाई का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर हमला किया। अब मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देना। अतीक अहमद आज कहां है भाई? जोर से बोलिए, कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? आजम खान कहां है? मुझे बताओ
बताओ, गलती से अगर साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? वहीं बलिया की बैरिया क्षेत्र में योगी सरकार में मंत्री रहे आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए राजनाथ सिंह ने रैली की। अपने अंदाज में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और भोजपुरी में एक कहानी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। ऐसा बात कहानी तो हमके बतला दें तो कहानी एक सुन ला, कहानी नहीं सच्चाई है। एक ट्रेल पर मालगाड़ी रहे, मालगाड़ी जो पर डिब्बा नहीं लगा रहा, वो मालगाड़ी है, वही पर कुल बुलडोजर लद कर कहीं जात रहे। तो प्लेटफार्म पर वहां लोग खड़ा रहा, कहे भैया ये इतना बुलडोजर कहाँ जाता है? तो कहा कि वो जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश वाला वो है मंगोले वही जात है। वहीं समाजवादी पार्टी की कमान संभालने अखिलेश यादव ने भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की नया पार करने के लिए अखिलेश कुशीनगर के फाजिल नगर में सभा की और बीजेपी पर वार किया। न केवल गर्मी निकालेंगे, मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। छठे चरण का चुनावी घमासान जारी है, ऐसे में सियासी दलों का वार पलटवार भी लाजमी है। खैर, जनता नेताओं के दावों और वादों को देख रही है। इसी आधार पर 3 मार्च को फैसला भी कर देगी, जो 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के बाद अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी ये तो 10 मार्च को साफ हो पाएगा, लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी उसे कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। आखिर नई सरकार के सामने कौन सी होंगी वो चुनौतियां, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सत्ता का सिरमौर कौन बनेगा, 10 मार्च के नतीजों से ये साफ हो जाएगा। लेकिन सत्ता जो भी संभालेगा उसे एक के बाद एक 4 बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। नई सरकार की पहली बड़ी चुनौती होगी फॉरेस्ट फायर। अप्रैल और मई में फॉरेस्ट फायर अपने चरम पर रहता है, तो मई में ही शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि कोविड की 3rd लहर के थमने के बाद इस बार यात्रा के अपने चरम पर रहने की उम्मीद है। चुनाव के चलते इसकी तैयारियां प्रभावित हुई हैं। यात्रा के बीच ही 15 जून के बाद बारिश नई सरकार की तीसरी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बारिश में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होना बड़ी समस्या है। वहीं पुलिस समेत विभिन्न विभागों में निकाली गई भर्तियों को तय समय सीमा में पूरा करना भी नई सरकार की चौथी बड़ी चुनौती होगी। 4 धाम यात्रा मई में साथ साथ बड़ा प्रश्न चुनौती है, और उसकी देखते हुए भी उसकी तैयारियां अभी से करना, डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से और शासन की तरफ से, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख जैसे सरकार ये बनाने की बात आएगी और उसके बाद इसी तरह इस पे हमारी सरकार संज्ञान लेगी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, फॉरेस्ट सेक्रेटरी हैं, हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी हैं और वित्त सचिव जो हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि जब तक वो पदों पे है और जब तक नई सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो अपना कार्यभार संभालती है, तब तक वो इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि परमानेंट सरकार तो ब्यूरोक्रेसी है। बहरहाल राह आसान नहीं है। ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना सत्ता संभालते ही नई सरकार को हर हाल में करना ही होगा। इसके अलावा सरकारी कामकाज और जनता की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना भी उसके लिए बड़ी परीक्षा होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यूपी हो या उत्तराखंड, हर जगह नई सरकार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सबके अपने अपने दावे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। बनी रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध पर आप हमारी खास कवरेज देख रहे हैं, खास पेशकश देख रहे हैं, ऑपरेशन गंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस में भारत के 16,000 के करीब लोग हैं, जिसमें 14,000 सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं, जिनमें सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या मेडिकल के स्टूडेंट्स की है। उन्हीं को लेकर आप ही हमारी खास पेशकश देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से भारत ने इस पूरे युद्ध पर काम किया हुआ है उन स्टूडेंट्स को भारत लाने के लिए। यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है और इसी के तहत वहां फंसे छात्रों को सरकार हिंदुस्तान लेकर आ रही है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन में फिलहाल क्या चल रहा है और अब तक कितने लोग हिंदुस्तान आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या इस समय तक का अपडेट है। तो उसके मुताबिक हम आपको बताएं कि यूक्रेन में इस समय स्थिति को काबू में पाने के लिए जो दोनों देशों की तरफ से युद्ध है वो चल रहा है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिनमें आप समझिए कि किस तरह से भारी गोलाबारी आज चौथे दिन भी यूक्रेन के लोगों को झेलनी पड़ रही है, जो रूस की तरफ से लगातार हो रही है। बिल्डिंगों पर हमला हो रहा है, तो हर तरफ से रूस ने जो चारों जगहों से यूक्रेन को घेरा हुआ है उस पर आपको बता रहे हैं कि इस समय भी सायरन वहां पर बजते हैं। कीव में भारी गोलाबारी, मिसाइल से इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच यूक्रेन का ये दावा कि उसने रूस के कई टैंक्स और फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि बड़ी अपडेट यह है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो गई है, जिसकी कोशिश वो पहले दिन से कर रहा था। आज जाकर रूस को इसमें कामयाबी मिली है और यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की सेना जो है दाखिल हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और कीव में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिनसे आप इस पूरे अपडेट को समझ सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस ने जो बर्बादी का पूरा माहौल बना रखा है यूक्रेन के अंदर, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और लोगों के बीच डर, उसके बीच में भारतवासियों को अपने देश में वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन में हो रही लगातार गोलीबारी के बीच से ही हिंदुस्तान अपने लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। इस पर आपको हम बड़ी अपडेट दे रहे हैं और हमारा खास शो भी आप देख रहे हैं। यूक्रेन से 700 से ज्यादा लोगों को अब तक भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों में फंसे हुए छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा रहा है। भारत के अधिकारी दिन रात इन स्टूडेंट्स की मदद में जुटे हुए हैं। हर संभव भारत की तरफ से इन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि भारत के इस मुहिम की जमकर तारीफ भी हो रही है। तो ये जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसकी अब तक की बड़ी बातें आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और देखिए 4 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन लगातार जारी है। जो बड़ी बातें हैं उसमें यही है कि छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, जिसके तहत अब तक 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत लाए जा चुके हैं। ये बड़ी बात दूसरी, जिसमें 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और लगातार वहां से स्टूडेंट्स को भारत लाने का सिलसिला जारी है। 3 फ्लाइट्स के जरिए इन छात्रों को मुंबई से या दिल्ली लाया गया है। अब तक काफी फ्लाइट्स चली हैं और हर फ्लाइट में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या है, 240, 260, और इसी तहत 700 से ज्यादा अब तक स्टूडेंट की संख्या हो चुकी है जो देश वापस लौट आए हैं। रोमानिया और हंगरी के रास्ते इन छात्रों को लाया जा रहा है, क्योंकि देखिए यूक्रेन में तो जंग छिड़ी हुई है, ये पड़ोसी मुल्क है जिनके थ्रू भारत में इन स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए और फ्लाइट्स रवाना कर दी गई है।
हर दिन फ्लाइट्स रवाना हो रही है क्योंकि जल्द से जल्द कोशिश है इन स्टूडेंट्स को भारत में वापस लेके आने की। अब आपको आइए 3 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों में आप समझेंगे कि किस तरह से ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये हर दिन और घबराने वाला और डर बिठाने वाला हो रहा है। वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, लेकिन बड़ी बात साथी ये है कि यूक्रेन से आने वालों के लिए कार मुहैया करा रही है यूपी की सरकार। तो यूपी सरकार ने साफ कर दिया कि जितने भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम घर तक पहुंचाने का सारा जो हमने जिम्मा लिया है वो बिना किसी पैसे के होगा, मुफ्त में उनके घर तक उनको पहुंचाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि जब छात्र मुसीबत से निकलकर अपने वतन लौटे तो उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। मुंबई में पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया तो दिल्ली में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो उनके जोश को और बढ़ा रहे थे, उनके डर को कम करके उनके अंदर और जोश भर रहे थे। सुनाएंगे आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी। इस बीच आपको ये 3 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स जब दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने सरकार की जमकर तारीफ भी की। तकलीफ तो नहीं मीन्स इंडियन गवर्नमेंट सबकी बहुत हेल्प कर रही है। वहाँ पे बॉर्डर के दोनों साइड्स ही डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं जो कि फूड भी दे रहे हैं और हेल्प कराने में, बॉर्डर पास कराने में भी मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर लगेज का भी कुछ भी इशू नहीं है, सबको जाने दे रहे हैं। तो वहाँ पे इंडियंस को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से? एक्चुअली मैम काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो कि वहाँ पर स्टक हैं, तो क्यू बहुत लंबा हो गया है। लेकिन हमें पीयूष गोयल सर भी मिले थे मुंबई में जब हम लैंड करे, तो उन्होंने इंश्योर कराया कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आएंगे, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं। तो देखिए अब तक 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अपने देश वापस लौट आए हैं, लेकिन इन और भी स्टूडेंट्स को लाने का मोदी सरकार का जो ये मिशन है ऑपरेशन गंगा ये लगातार जारी है। कल यूक्रेन से भारतीय छात्रों का एक दल मुंबई पहुंचा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन छात्रों का हौसला बढ़ाया। पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर बेहद चिंतित है। प्रधानमंत्री लगातार दुनिया के बड़े नेताओं के संपर्क में है और सरकार हर भारतीय को वहां से लाएगी, ये सरकार का दावा है। स्वदेश लौटने पर इन छात्रों के चेहरे पर एक खुशी का माहौल देखा गया। पूरी तरफ खुशी ही खुशी, तब स्टूडेंट्स के चेहरों के साथ साथ माहौल खुशनुमा था और इस दौरान इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक को हम वापस सुरक्षित भारत न लाएं। हमारा यह विश्वास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वयं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है, भारत सरकार रूसी सरकार से भी बात कर रही है कि जल्द से जल्द जैसे ही हमारे नागरिक। काफ़ी अच्छा लगा है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम सो ग्लैड टू बी एन इंडियन. So glad that our country took such extreme measures to get all of us out. Government is doing very good, and they are collecting all the numbers by Google Forms, and they are contacting us, and we are going. And those who are still in Kyiv, they are taking to the metro stations underground, so that no harm affect them. सिचुएशन तो थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा खराब सिचुएशन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं
अभी हम लोग है जो हम लोग सेकेंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है, जिनको को अभी कुछ सप्लाईज वप्लाईज कुछ है नहीं क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, सब जगह पे फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है, इसलिए अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। गवर्नमेंट का बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकला है। हम लोग विद इन 24 आवर्स वॉर के अंदर थे, विद इन 24 आवर्स हम लोग इवैक्यूएट हो गए। जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन प्लानिंग चल रही है, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ आखिरी भारतीय भी वापस नहीं लौट आता। स्वदेश लौटने पर छात्रों के चेहरे पर आप खुशी साफ देख रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को लेकर धन्यवाद कहा। आइए कुछ और स्टूडेंट्स को सुनवाते हैं। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं रोमानिया के लिए। यहाँ से रोमानिया 260 किलोमीटर है, जिसमें कि हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे रोमानिया पहुँचने में, और उसके बाद हम वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। फिर हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो मुहिम एक चलाई जा रही है इवैक्यूएशन की, उसका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। और आइए इस बीच आपको ये बताते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने की भारत सरकार की कोशिश लगातार जारी है। भारत सरकार की इस कोशिश पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने आभार व्यक्त किया। यूक्रेन में फंसे उत्तरकाशी के आशीष नौटियाल ने एक वीडियो भी जारी किया, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने धन्यवाद अदा किया। यूक्रेन में जो छात्रों का दल भारत वापस लौटा है, उनमें 3 छात्र जो हैं वो उत्तराखंड के भी हैं, जिनमें हम आपको उनके वीडियोस भी दिखाएंगे। आशुतोष पाल एक नाम है, अदनान और खुशी सिंह सकुशल जी भारत वापस लौट आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें पोलैंड या फिर दूसरे देशों के रास्ते भारत जल्द लाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय के पूरी तरह से संपर्क में है। जो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के तहत बच्चे वापस सकुशल लौट रहे हैं धीरे धीरे, और उत्तराखंड के भी 3 बच्चे इसमें हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारीगण हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे अभी रह गए हैं, उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पोलैंड के रास्ते से अन्य जो समीपवर्ती जो बॉर्डर हैं, उन क्षेत्रों से हमारे सभी बच्चे आ जाएं